नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स की एक रिक्वेस्ट आई थी कि ईरान और पाकिस्तान के बीच में जो ये लगातार हम खबरें सुनते आ रहे हैं कि कभी ईरान ने पाकिस्तान पे मिसाइल दाग दी तो कभी पाकिस्तान ने ईरान पे मिसाइल दाग दी, ये क्या है? देखिए, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है और आप इसमें बहुत कुछ जानेंगे। कुछ समय पहले आपने देखा था ईरान पिछले साल भी बहुत न्यूज में आया था, जब बुर्का पहनने को लेकर के वहां बहुत सारी महिलाओं ने वहां पर प्रोटेस्ट किया था और उसके बाद उस समय भी ईरान जो है वो न्यूज में आया था। इस वीडियो में हम समझेंगे, हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार ईरान में बदलाव आए हैं और ईरान और पाकिस्तान के बीच में संबंध कैसे हैं और भारत के लिए ईरान इतना जरूरी क्यों है, भारत ईरान का समर्थन अक्सर क्यों करता है। इन सब पहलुओं को हम यहां पर देखेंगे और समझेंगे। देखिए, आप पहले ये देख लीजिए कि ईरान और पाकिस्तान है कहां पर। ये इधर की तरफ जितना आपको एरिया दिख रहा है ये पूरा भारत का है, ये रंगीन एरिया जो आपको दिख रहा है ये पाकिस्तान का है और ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये ईरान का है। आप देख के समझ गए होंगे कि ये जो एरिया आ रहा है यहां पर, ये एरिया इनका बॉर्डर है, माने ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर आपस में टच करता है। अब जरा थोड़ा सा हम ईरान की हिस्ट्री को जरा समझते हैं और इस हिस्ट्री को समझने के पहले आप जरा ये देखिए, ऐसी फोटोज आपने अक्सर देखी होंगी। आप अगर इस फोटो को देखेंगे, ये ईरान की महिलाओं की तस्वीरें हैं 1979 के पहले की। यहां की वेशभूषा और यहां की ओपननेस देख के आप समझ पा रहे होंगे ये काफी वेस्टर्न इंफ्लुएंस थी। और काफी आपने सोशल मीडिया पर ऐसी भी तस्वीरें देखी होंगी कि पहले ईरान कैसा था 1970 के दशक की अगर हम बात करें, और उसके बाद ईरान, आज का ईरान जो है ये किस प्रकार से है। तो देखिए, पहले हम इसको समझते हैं और फिर हम समझेंगे ये आज का ईरान और पाकिस्तान का मुद्दा क्या है। देखिए, कहानी आती है ईरान में, ईरान को दो हिस्सों में आप समझेंगे। पहला ईरान है 1979 के पहले का ईरान। तो 1979 के पहले का ईरान जो है, यहां एक शाह साहब हुआ करते थे, उनकी सरकार हुआ करती थी, तो उनकी डायनेस्टी थी, शाह डायनेस्टी उसको बोलते हैं, और वहां वो रूल करते थे। शाह जो थे ये बहुत ज्यादा वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस थे और ये वेस्टर्न आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। ये काफी ज्यादा जो वहां का कल्चर है, पहनावा है, जो वहां के रहन सहन है और मॉडर्निटी को ये अपने आप में एम्फसाइज करते। देखिए भाई, मॉडर्निटी होनी चाहिए, लेकिन इसी के साथ साथ वहां पर करप्शन भी था। ईरान में 1979 के पहले की बात है, ईरान में अच्छा खासा करप्शन भी हुआ करता था। बात उठने लगी 1970s, आते आते 75 के बाद से ये बात उठने लगी कि भाई ईरान जिस तरीके की वैल्यूज के ऊपर जा रहा है, ये इस्लामिक वैल्यूज से बहुत ज्यादा अलग जा रहा है ईरान, और ईरान को अपने कदम थामने चाहिए। लेकिन शाह साहब का कहना था कि हमको वेस्टर्न कल्चर को अपनाना चाहिए, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर में ग्रोथ माइंडसेट बहुत ज्यादा होता है और हमको, और अगर हम अपने विचारधारा पे फिक्स रहेंगे तो फिर हम कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। अब इस मामले में क्या हुआ, धीमे धीमे वहां पर ईरान में धीमे धीमे सिविल वॉर शुरू हो गए। 1977 तक आते आते शाह साहब का प्रोटेस्ट इतना ज्यादा हो गया। अच्छा, इस प्रोटेस्ट को कौन करा रहा था? जो इस्लामिक उलेमा हुआ करते थे वो इस प्रोटेस्ट को स्पॉन्सर कर रहे थे। वो बेसिकली ऐसे बयान दे रहे थे जिससे कि पब्लिक इस्लामिक उलेमाओं की बातें समझ में आ रही थी। पब्लिक को लग रहा था कि इस जो ईरान की सरकार है वो धीमे धीमे उनको इस्लाम से दूर लेकर के जा रही है और ये माइंडसेट वेस्टर्न माइंडसेट को ले रही है जो कि इस्लाम के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। तो उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा था, ईरान के उलेमा जो थे इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा था। अब 1977 तक आते आते यहां से एक बड़ा सिविल वॉर शुरू हो जाता है और कहते हैं शाह साहब की सरकार नहीं चाहिए। शाह साहब क्या करते हैं, इस पूरे प्रोटेस्ट को गिराने के लिए मिलिट्री का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब आप समझ रहे होंगे, अगर आपके देश में कोई प्रोटेस्ट हो रहा है और आप उसको बंद करने के लिए अगर आप मिलिट्री का इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर सी बात है जनता को यह बात पसंद नहीं आएगी। जनता ने और दुगनी ताकत से इस प्रोटेस्ट को बढ़ा दिया, जिस कारण से शाह साहब को देश छोड़ के भागना पड़ा। और एक चीफ उलेमा, एक बड़े उलेमा जिनका नाम आपने सुना होगा, आयतुल्लाह खोमानी। आयतुल्लाह खोमानी जिनको शाह साहब ने पहले ईरान के बाहर कर दिया था कि आप जनता को भड़का रहे हैं। जनता ने उनको वापस बुलाया और बहुत बढ़िया तरीके से उनका स्वागत किया और
अब उन्होंने एक ऐसा रेजोल्यूशन पास किया जिसके तहत जो इस्लामिक उलेमा थे वही वहां के लीडर भी बन गए, मतलब जितने स्पिरिचुअल लीडर्स थे वही वहां के पॉलिटिकल लीडर्स भी बन गए। और अब उन्होंने धीमे धीमे वहां की जो विचारधारा थी, उन्होंने इस्लामिक विचारधारा को थोड़ा वहां पर इंपोज करना शुरू किया। उनका कहना था कि जो इस्लाम में बातें लिखी गई हैं वो बेहतर हैं और वेस्टर्न हमें इन्फ्लुएंस से नहीं होना चाहिए। तो जो ये आप बदलाव देखते हैं, ये आपको 1970 का ईरान, आपको कई बार ये फोटोज दिखेंगी। उसका कारण ये है वहां की सरकार में एक बदलाव हुआ, एक प्रो लिबरल प्रो वेस्टर्न सरकार जो है वो बदल दी गई एक प्रो इस्लामिक आइडियोलॉजी की सरकार से, और ये सब कुछ हुआ 1979 में। अच्छा, अब आप समझ सकते हैं वेस्टर्न इन्फ्लुएंस का अर्थ होता है अमेरिकी इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा, क्योंकि वेस्ट में सबसे पॉपुलर कंट्री जो है वो अमेरिका ही है। तो अब क्योंकि सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस इनको वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से तकलीफ थी, तो जाहिर सी बात है कि जो इनको यूएस से भी बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। तो जाहिर सी बात है अब 1979 में जो सरकार आएगी वो, क्योंकि उसको वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से तकलीफ है, तो इसका मतलब यूएस से भी तकलीफ होगी। तो यानी कि यहां से शुरू होता है 1979 के बाद की वेस्टर्न इन्फ्लुएंस की कहानी, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से हेट्रेड। अब थोड़ा आप आगे और आइए, आप ये देख रहे हैं ईरान और पाकिस्तान। अब तक आप ये समझ गए होंगे कि ईरान का 36 का आंकड़ा हो चुका है यूएस से, और क्यों हो चुका है इसको भी समझिएगा। ईरान का 36 का आंकड़ा हो चुका है यूएस से क्योंकि वो प्रो वेस्ट, उस 1979 के पहले की जो सरकार थी वो प्रो यूएस थी, यानी प्रो वेस्टर्न थी, उनकी आइडियोलॉजी को मानती थी। अब 1979 में जब अयतुल्ला खोमानी यहां पर आए तो ये शिया धर्म को मानते थे। शिया धर्म को मानने की वजह से क्या हुआ, इन्होंने शिया मुस्लिम जो हैं इन्होंने उनको बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया, और शिया सेक्ट ऑफ इस्लाम जो होता है उसकी प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देना इन्होंने शुरू किया। अच्छा, अगर आप सोच रहे हैं यहां पर इसी समय कि शायद ईरान और पाकिस्तान की हमेशा से दुश्मनी रही होगी, तो ऐसा नहीं है। इनका बहुत अच्छा रिश्ता हुआ करता था। यह रिश्ता इतना अच्छा था कि आप ये सोच लें, शाह साहब के समय की ही बात बता रहे हैं, 1965 में जब भारत पाकिस्तान की जंग हुई और उसके बाद जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर 1971 और 72 में हुआ, तो यहां से वेपन की सप्लाई ईरान ही देता था पाकिस्तान को भारत के अगेंस्ट। यानी ये वही ईरान है जिसने एक समय पर पाकिस्तान को भारत के विरोध में, भारत के विपरीत में इन्होंने वेपन सप्लाई करी थी 1965 और 71 में। यह बात है 79 के पहले की, माने शाह साहब के बात की है ये। अब लेकिन क्या हुआ, यहां पर 79 में जब सरकार बदलती है ईरान में और एक ऐसी सरकार आती है जहां पर मुस्लिम उलेमाओं को ज्यादा पावर दी जाती है और कहा जाता है कि जो स्पिरिचुअल लीडर है वही हमारे पॉलिटिकल लीडर भी होंगे, और अयतुल्ला खोमानी कंट्री की रेंस अपने हाथों में संभाल लेते हैं, कंट्री की बागडोर अपने हाथों में संभाल लेते हैं, और शिया वर्ग को बहुत ज्यादा प्रोनाउंस लेवल पे ये सपोर्ट देना शुरू कर देते हैं। और यूएस से इनको खासा थोड़ा इनको खराब लगता है, यूएस का इन्फ्लुएंस इन्हें बहुत खराब लगता है। वहीं पाकिस्तान को उस समय यूएस सपोर्ट कर रहा था। पाकिस्तान को, आपको याद होगा, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के टाइम पे भी पाकिस्तान ने यूएस से ही अपना पीएनएस गाजी खरीदा था, यानी पाकिस्तान की सबसे अच्छी सबमरीन जो है वो इन्होंने यूएस से ही खरीदी थी। तो एक तरफ क्या हुआ, एक यूएस से अगेंस्ट हो गया और पाकिस्तान जो है ये यूएस के सपोर्ट में हो गया। और दूसरी एक बड़ा दिक्कत यहां पर क्या आई, यहां दिक्कत आई सुन्नी और शिया सेक्ट की। ईरान जो अब ग्रो हो रहा था, जो अयतुल्ला खोमानी इसको ग्रो कर रहे थे, ये पूरी तरीके से प्रो शिया थे, जबकि पाकिस्तान में प्रो सुन्नी सरकार होती थी। अच्छा, अब इनका जो बॉर्डर जहां पर मिलता है वो मिलता है इस जगह पर। ये काफी डिफिकल्ट टेरेन है जहां पर जाना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत ही पहाड़ी इलाका है और बहुत ही दुर्गम रास्ते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, कई सारे ऐसे सेक्ट, जैसे कि आप देखेंगे जैश अल अदल को लगता है कि भाई यहां पर जो इस एरिया में जो सुन्नी लोग रह रहे हैं, यानी कि सुन्नी कौन हो गए, सुन्नी लोग वो हो गए जो ईरान में नहीं या माइनॉरिटी में है। तो इनको लगता है कि भाई सिस्तान और बलूचिस्तान एरिया में ना सुन्नी लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, क्योंकि ईरान तो शिया फॉलो करता है। तो यहां से क्या किया, जैश अल अदल ने क्या किया था, दिसंबर में इन्होंने अटैक कर दिया था इस प्रोविंस में, यानी सिस्तान और बलूचिस्तान। आप आसान भाषा में समझें तो पाकिस्तान में रह रहे एक आतंकी संगठन ने अटैक करा ईरान के ऊपर दिसंबर में, यह सोचते हुए कि हम अपना प्रोटेस्ट दिखाएंगे कि भाई आपके वहां, आप एक शिया कंट्री है तो सुन्नियों की वहां पर हालत खराब हो रही है, तो इसलिए हम आपके ऊपर अटैक करते हैं। अब यहां हुआ क्या, जब ये अटैक यहां पर आया तो इसमें
ईरान को जब ये अटैक इनके ऊपर हुआ तो भाई दिसंबर में हुआ था ये अटैक, तो इन्होंने इस एरिया में किया था। अब अभी ताजा खबर क्या हो गई, अभी 16-17 जनवरी में ही क्या हुआ, ईरान ने इसी अटैक का बदला लेने के लिए पाकिस्तान के ऊपर यहां से मिसाइल फायर कर दी, इसी प्रोविंस में जैश अल अदल के ठिकानों के ऊपर। जैश अल अदल कहां से ऑपरेट कर रहा था, ये ईरान, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है, यहां बहुत ज्यादा लोग इधर से इधर आते जाते हैं। जैश अल अदल ने अपना ठिकाना यहां बना रखा है, क्यों? क्योंकि वो ईरान को टारगेट करता है। अगर ईरान की भूमि पर रह करके ईरान को टारगेट करेगा तो उसके लिए ये समस्या है। तो इसीलिए वो यहां इस बॉर्डर पार करके अपने ठिकाने बनाए हुए हैं, यानी पाकिस्तानी एरिया में। तो ईरान ने अपने वहां से मिसाइलें फायर कर दी उस जैश अल अदल के ठिकानों के ऊपर, जो कि पाकिस्तान में छुपा हुआ है। इस बात से पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बौखलाहट आ गई कि कैसे आपने हमारे ऊपर आपने मिसाइलें, इसके तहत इसके चक्कर में आपने कैसे हमारे ऊपर मिसाइलें फायर कर दी। और इन्होंने बोला कि भाई ऐसा है, हमारे वहां पर 2 बच्चों की भी मृत्यु हुई है, सिविलियंस की मृत्यु हुई है। जबकि ये देखिए यहां हुआ क्या, 16 जनवरी को ईरान ने यहां पर इस एरिया में जहां पर जैश अल अदल छुपा हुआ था, यहां पर अटैक किया। इसके रिस्पॉन्स में 2 दिन बाद ही सीधा ईरान ने भी क्योंकि ईरान ने पहले अटैक कर दिया इनके ऊपर, अब क्या हुआ, इसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान ने भी 2 दिन बाद इनके ऊपर सीधा ड्रोन फायरिंग कर दी, मिसाइल फायरिंग कर दी। और इनका कहना था, देखिए क्या हम क्यों फायरिंग कर रहे हैं भाई, देखिए अगर आप अटैक करेंगे तो आपको कोई ना कोई कारण तो देना पड़ेगा। इनका कहना था, देखिए साहब आपके वहां जो ये बलूचिस्तान वाला जो एरिया है ना, ये वाला सिस्तान और बलूचिस्तान वाला एरिया, यहां पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, मतलब यहां की एक आर्मी है जो आपके वहां रहती है, और वो चाहती है कि ये पूरा बलूचिस्तान प्रांत जो है वो हमसे अलग हो जाए, क्योंकि बलूचिस्तान खुश नहीं है पाकिस्तान के साथ में। वो कई बार भारत से भी कह चुका है कि भाई हमको आप मुक्त कराइए। बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ में खुश नहीं है। तो वहां पर एक उन्होंने अपनी खुद की एक लोकल रिवॉल्यूशनरी आर्मी है जो कि अटैक करती रहती है पाकिस्तान पे। तो इन्होंने बोला, देखिए साहब हमने तो क्या किया है, हमने तो उसी आर्मी के ऊपर अटैक किया, यानी जो बात आपने जो टोपी हमको पहनाई वही टोपी हम वापस से आपको पहना रहे हैं। आपने हमसे बोला कि हम अपने आतंकी संगठनों पे अटैक कर रहे हैं, तो वही टोपी हम वापस से आपको पहना रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम अपने आतंकी संगठनों पे अटैक कर रहे हैं जो आपके वहां पर है यहां पर। अच्छा, तो यानी कि देखिए एक टाइम वो था 1979 के पहले जो इतनी घनिष्ठ मित्रता होती थी कि वहां के शाह साहब ने बोला था कि जब बांग्लादेश अलग हुआ पाकिस्तान से, तो उन्होंने बोला था अब हम हिंदुस्तान से या अब हम पाकिस्तान के और ज्यादा टुकड़े बर्दाश्त नहीं करेंगे। शाह साहब का यह कहना था कि अब हम बांग्लादेश तो अलग हो गया, लेकिन अब हम पाकिस्तान के और टुकड़े अगर हुए तो हम बर्दाश्त से बाहर बात हो जाएगी। तो अब आप समझ पा रहे होंगे क्यों अब आपको बहुत सारी स्टोरी क्लियर होगी, क्यों यूएस इतना चिढ़ता है ईरान से, क्यों यूएस ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाता रहता है। क्योंकि 1979 के पहले जो सरकार थी वो बहुत प्रो यूएस थी, और उसके बाद जो सरकार आई वो पूरी एंटी यूएस है। तो जितने भी सैंक्शंस हैं वो सारे के सारे किसने लगाए हुए हैं, यूएस ने। क्यों लगाए आप समझ गए। अच्छा, ईरान जब तक यूएस का दोस्त था तब तक ईरान कोशिश ये करता था कि भाई ऐसा है, यूएस की कोशिश ये रहती थी कि भाई ऐसा है ईरान उनका दोस्त है, तो वो सेंट्रल रीजन के ऊपर, मिडिल ईस्टर्न रीजन के ऊपर ईरान के थ्रू कंट्रोल करना चाहते थे। ईरान उनका दोस्त है तो वो धीमे धीमे इस पूरे एरिया पे अपनी एक हुकूमत बना के रख सकते हैं, अपना एक सरपरस्तगी बना के रख सकते हैं, क्योंकि उनका एक बड़ा दोस्त यहां पर मौजूद है। तो यूएस को बुरा इसलिए लगा, मतलब आपके मन में सवाल होगा यूएस को मिर्ची क्यों लगी अगर ईरान में कुछ हो रहा है। तो यूएस को मिर्ची इसीलिए लगी दोस्त, क्योंकि यूएस का एक बहुत बड़ा एलायक हो गया। यूएस के जो ख्वाब थे, क्योंकि ये एरिया ना मिनरल रिच बहुत है, बहुत मिनरल रिच है। आपको अगर बलूचिस्तान की बात बताऊं तो बहुत ज्यादा मिनरल रिच एरिया है, लेकिन अब बात यह आ गई कि यहां पर सारा मिनरल एकाएक इनके हाथों से निकल गया। अब पाकिस्तान वही कह रहा, ईरान यही कह रहा है। ईरान का कहना, भाई तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, क्योंकि यहां पर सरकार बदल चुकी थी 1979 के बाद से। कई सुरक्षा विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि भाई देखिए ये पाकिस्तान के पास तो इतना बूता नहीं है, ना तो इतने वेपन है कि वो ईरान के ऊपर अटैक कर पाए। तो ये पक्की बात है, इनको ये स्पॉन्सर कराया गया है यूएस से, लेकिन ये सिर्फ ऐसा स्पेक्यूलेशन है, ऐसा कहीं पर भी किसी रिपोर्ट में नहीं आया है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। जब ये अटैक्स हुए तो हुआ क्या इसके बाद। जब ये अटैक्स हुए जैश अल अदल के, तो पाकिस्तान ने बोला कि ऐसा है, ईरान फोन किया, हाँ भाई एम्बेसडर साहब वापस आ जाओ, ईरान से हमें कोई डिप्लोमेटिक संबंध नहीं रखेंगे, वापस आ जाओ। ईरान के एम्बेसडर जो पाकिस्तान में थे वो उस समय ईरान में ही रुके हुए थे, बस अपना जा ही रहे थे पाकिस्तान। बोले हाँ अच्छा, उन्होंने अपना आदमी वापस बुला लिया, पाकिस्तान ने अपना आदमी वापस बुला लिया है, कोई बात नहीं, तुम हमारे आदमी हो ना जो पाकिस्तान जा रहे हो, तुम भी नहीं जाओगे। यानी दोनों लोगों ने अपने एम्बेसडर्स को उसी जगह पर रोक लिया।
अब यहां पर देखिए, अब बात ये आई कि अब यहां सबसे ज्यादा समस्या किसकी है। यहां दौड़ा दौड़ा आया चाइना बीच में, और चीन ने बोला अरे भाई तुम लोग मत लड़ो, क्योंकि तुम्हारे ही ऊपर तो हमने इतना बड़ा पैसा लगा रखा है, प्रोजेक्ट लगा रखा है हमने, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जिसको हम अपना BRI इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है, ये तो हमने पूरा का पूरा। देखिए चाइना यहां आया और बोला अरे भाई शांति वार्ता कर लीजिए, ऐसा आपस में मत लड़िए, क्योंकि चाइना, अब बात आप सोचेंगे चाइना को क्या फर्क पड़ता है पाकिस्तान और ईरान के, इनको बिल्कुल फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहां पर देखिएगा, अगर आप देखेंगे तो ये जो बेल्ट यहां चाइना बना रहा है, ये यहां चाइना इधर आ गया, चाइना इधर से अफगानिस्तान ईरान यहां से ये पूरा इधर से बेल्ट बनाता है, और ये पोर्ट का चाइना को ग्वादर पोर्ट की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, जो कि ईरान के बहुत पास में है। अगर इन दोनों के बीच में समस्याएं शुरू हो गई, जो कि देखिए बॉर्डर के पास पड़ता है, अगर इनके बीच में समस्याएं हो गई तो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसमें बहुत समस्या आ सकती है। अच्छा, अब आपका एक विचार मन में यह आएगा कि इंडिया का क्या स्टैंड रहा है इसके ऊपर। इंडिया ने जो खेला है ना, यहां पर आप खेलेंगे, आप देखेंगे, आप कहेंगे भाई मजा आ गया। भारत ने यह बात बोली है, भारत ने बोला है कि देखिए, भारत का अगर हम आपको स्टैंड दिखाएं, भारत कहता है कि देखिए ऐसा है, लो जी हमारा मैटर नहीं है ये, लो जी देखो हमारा मैटर है नहीं है, ये मैटर ना दो लोगों के बीच का, हमारा मैटर कुछ नहीं है, लेकिन हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की, और कहीं पर भी अगर आतंकवादी संगठन कोई अगर किसी के ऊपर अटैक करता है तो हर कंट्री को पूरा राइट है कि वो जो जवाबी कार्यवाही करना चाहे वो कर ले। और आतंकवादी हमला किसके ऊपर हुआ था? ईरान के ऊपर। तो भारत ने अपने आप को अलग करते हुए भी एक बेहतरीन सा फैसला सुना दिया, लो जी साहब हम तो बिल्कुल अलग हैं, और अगर आप लोग आपस में देख लो क्या है, लेकिन हां अगर किसी के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ है तो उसको पूरा राइट है जो करना चाहे वो करे। तो यहां से इंडिया ने अपना स्टैंड बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से इंडिया ने अपना स्टैंड रख दिया है यहां पर। अच्छा, अब देखिए भारत कितना इंपॉर्टेंट है यहां के लिए समझना, क्योंकि भारत ने ना मुंबई से, भारत को पूरा जो यूरोप का रास्ता मिला है ना, ये रोड्स के थ्रू रास्ता आप यहां पर देखेंगे, हम यहां से ये आपका जो हमारा इधर आप पोर्ट देखिएगा, हमारा ग्वादर पोर्ट इधर हो गया और ये चाबहार पोर्ट हो गया, हमने यहाँ ईरान में चाबहार पोर्ट लिया हुआ है, तो चाबहार पोर्ट को हम डेवलप भी कर रहे हैं। तो हमारा बहुत सारा ट्रेड जो है वो ईरान के रास्ते जाता है, क्योंकि पाकिस्तान तो हमको अपना पोर्ट देगा नहीं, और ना हमें चाहिए, कब बम फट जाए क्या पता वहां पर। तो इसीलिए हमने ईरान से चाबहार पोर्ट लिया हुआ, इसीलिए हम ईरान को सपोर्ट करते हैं। उम्मीद है ये इस पूरे वाकये से आपको समझ आ गया होगा कि ईरान की स्थिति क्या थी, ईरान में जो इतना विमेन रिलेटेड प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, अयतुल्ला खुमानी की कहानी क्या है, यूएस क्यों नाराज रहता है इतना ज्यादा ईरान से, और अभी जो इशू चला ईरान पाकिस्तान का वो क्या था। उम्मीद है आपको पूरी डिटेल क्लैरिटी आ गई होगी, एंड सब अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए तो नमस्कार, दोबारा हम लोग मिलेंगे, और आप जो भी ज्वलनशील मुद्दे होंगे हम उनको चर्चा करते हैं। एंड इस मुद्दे में थोड़ा सा डिले हुआ, लेकिन आपको आगे जो भी ज्वलनशील मुद्दे हैं वो आपको मिलते रहेंगे। कुछ भी आप और समझना चाहें तो जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।